नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, हम आपके लिए अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के मद्देनजर खबरों यानी समाचारों का एक ऐसा कलेक्शन लेकर आते हैं जो आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में जनरल स्टडीज और जीके के पेपर्स में नजर आ जाते हैं। हमारी हर बार यही कोशिश होती है कि हम उन्हीं खबरों का सिलेक्शन कर ले, हम आपको वही जानकारी दे दें जो आपको एग्जाम्स में बहुत काम आए और आपको प्रश्नों के रूप में नजर आ जाए। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में हुआ पास, चाचा चौधरी और साबू देंगे बच्चों को चुनावी ज्ञान, राष्ट्रपति मुर्मू ने एशिया प्रशांत फोरम सम्मेलन का किया उद्घाटन, मत्स्य पालन विभाग की क्षमता निर्माण योजना का हुआ शुभारंभ, समुद्र प्रहरी ने बैंकॉक में किया पॉल्यूशन रिस्पांस टेबल टॉप अभ्यास और मोहम्मद सिराज बने बॉलर नंबर 1। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महिला आरक्षण बिल की। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा की लगी मुहर। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण के विधेयक पर 20 सितंबर 2023 को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा की मुहर लग गई। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से पेश किए गए इस विधेयक का सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर समर्थन किया और विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने विधेयक का विरोध किया और इसके लोकसभा में 2 सदस्य हैं। विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और इसका मतलब यह होता है कि लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं और इन आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अब महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इस समय लोकसभा की 131 सीटें SC ST के लिए आरक्षित है और महिला आरक्षण विधेयक के कानून बन जाने के बाद इनमें से 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाना है। इसका मतलब ये निकलता है कि महिलाओं के लिए आरक्षित 181 सीटों में से 138 ऐसी होंगी जिन पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा, यानी इन सीटों पर उम्मीदवार पुरुष नहीं हो सकते हैं। और अब थोड़ी जानकारी इस विधेयक के बैकग्राउंड की, यानी कि पहले कब और क्या हुआ था। महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार सितंबर 1996 में उस समय के प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल को 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी पेश किया था, लेकिन कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था और आम राय नहीं बन पाने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी सरकार इसे पास नहीं करवा पाई थी। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002, 2003-4 में भी पारित करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं जुट पाने के कारण वो लगातार असफल होती रही। इस बिल को जब आखिरी बार 2008 में संसद में पेश किया गया था तो उसमें रखे प्रस्तावों के मुताबिक लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में 33% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। राज्यसभा में यही बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पास हुआ था और बीजेपी, वाम दलों और JDU ने बिल का समर्थन भी किया था। इसका मतलब यह निकलता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2010 में इस विधेयक को राज्यसभा से पास करवा लिया था, लेकिन उसके बावजूद यूपीए की सरकार इस बिल को लोकसभा में नहीं रख पा रही थी। उसकी वजह यह थी कि यूपीए का हिस्सा रहे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल
लगातार इसके विरोध में थे और कांग्रेस को और यूपीए के अन्य दलों को यह लग रहा था कि अगर यह बिल जबरदस्ती लोकसभा में पेश किया गया और उसे पास करवाने की कोशिश होती है तो यूपीए के घटक दलों में ही फूट पड़ जाएगी। कांग्रेस को तब यही डर था कि अगर इस बिल को लोकसभा में लाया गया तो उसके ही समर्थक दल ही बिल का विरोध न कर दें। और अब बात करेंगे चाचा चौधरी और साबू की। चाचा चौधरी और साबू बच्चों को देंगे चुनावी ज्ञान। चुनाव आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बच्चों को चुनावी ज्ञान देने के लिए कॉमिक के किरदारों के साथ एक अनूठी पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत चाचा चौधरी और साबू जैसे किरदार के माध्यम से चुनाव आयोग बच्चों को चुनावी प्रक्रिया और चुनावों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए कार्टूनिस्ट प्राण द्वारा तैयार किए गए लोकप्रिय हास्य चरित्र चाचा चौधरी को शामिल करने की योजना बनाई है। चुनाव आयोग ने 20 सितंबर 2023 को 2 कॉमिक पुस्तकों का अनावरण किया। इन पुस्तकों में बच्चों के बीच मतदान और चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चाचा चौधरी, साबू, राका, धमाका सिंह और बिल्लू जैसे कॉमिक किरदारों का इस्तेमाल किया गया है। आयोग ने कॉमिक बुक की 30,000 मुफ्त प्रतियां के वितरण की घोषणा की। इसे बच्चे डिजिटल के रूप में भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने एक ऐसी पहल कर दी है कि अब बच्चों को जिन्हें कॉमिक्स पढ़ने की आदत रही है और चाचा चौधरी और साबू जैसे जो किरदार रहे हैं जो हमेशा से बहुत ही पॉपुलर रहे हैं बच्चों के बीच में, उनके माध्यम से चुनावी प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जानी है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है और अब उनकी चतुर बुद्धि का उपयोग चुनाव आयोग के व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी यानी SVEEP डिवीजन द्वारा किया जाएगा। SVEEP का मतलब व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम है जो मतदाताओं में शिक्षा, मतदाताओं में जागरूकता फैलाने और भारत में मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत के चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। कॉमिक में चुनावी पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती 10 लघु कथाएं शामिल हैं और इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस अनोखे प्रयास की शुरुआत की है ताकि देश में मतदाता साक्षरता को बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एशिया प्रशांत फोरम की। राष्ट्रपति मुर्मू ने एशिया प्रशांत फोरम की द्विवार्षिक सम्मेलन का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में मानव अधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने सभी से आग्रह किया कि वे मानव अधिकारों के मुद्दे को अलग थलग ना करें बल्कि मानव के अविवेक से बुरी तरह आहत मात्र प्रकृति की देखभाल के बारे में उतना ही ध्यान दें। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में हम यह मानते हैं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दिव्यता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने प्रेम को फिर से जगाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि मानव जितना अच्छा निर्माता है उतना ही विध्वंसक भी है और वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह ग्रह विलुप्त होने के 6ठे चरण में प्रवेश कर चुका है। इसलिए मानव निर्मित विनाश को अगर नहीं रोका गया तो न केवल मानव जाति बल्कि इस पृथ्वी पर अन्य जीवन के भी नष्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। राष्ट्रपति ने यह जानकर प्रसन्नता जाहिर की कि इस सम्मेलन में एक सत्र विशेष रूप से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विषय के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन एक व्यापक घोषणा पत्र लेकर आएगा जो मानवता और ग्रह की बेहतरी का मार्ग प्रशस्त करेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मानवाधिकारों में सुधार के लिए दुनिया के अन्य भागों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेने को तैयार है जो एक मौजूदा परियोजना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया भर के मानवाधिकार संस्थानों और हितधारकों के साथ विचार विमर्श और परामर्श के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहमति विकसित करने में
एशिया प्रशांत क्षेत्र फोरम को बड़ी भूमिका निभानी है। फिर आगे बढ़ते हैं और इस बार बात करेंगे मत्स्य पालन विभाग की। परषोत्तम रुपाला ने मत्स्य पालन विभाग की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने 20 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में मत्स्य पालन विभाग की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, सीबीसी में सदस्य एडमिनिस्ट्रेशन प्रवीण परदेशी, सचिव अभिलेख लिखी, संयुक्त सचिव सागर मेहरा के साथ ही मत्स्य पालन विभाग, सीबीसी और गुजरात राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। परषोत्तम रुपाला ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण जरूरतों की पहचान करना और विभाग की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए उनके क्षमता निर्माण के लिए कार्य योजना विकसित करना समय की मांग है। क्षमता निर्माण के लिए वार्षिक कार्य योजना का शुभारंभ करते हुए रुपाला ने इस बात पर जोर दिया कि मत्स्य पालन विभाग की एसीबीपी सेवा वितरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मुख्य सरकारी कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि एसीबीपी अधिकारियों की प्रासंगिक दक्षता बढ़ाने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण दिलाएगी। राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि भारत में कई मत्स्य पालन संस्थान हैं जहां मत्स्य पालन के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार समय की मांग है और एसीबीपी भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास में सहायक होगी। एसीबीपी को लागू करने और उसे बनाए रखने के लिए मत्स्य पालन विभाग में क्षमता निर्माण इकाई यानी कि सीबीयू बनाई गई है और एसीबीपी के कार्यान्वयन के लिए विभाग के वेतन मद का 2.5% बजटीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। सीबीयू विभाग के कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को प्राथमिकता देगा और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी। क्षमता निर्माण आयोग ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान और ज्ञान भागीदारों की पहचान कर ली है और अब विभाग एसीबीपी की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए अपने कर्मचारियों पर प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन भी करेगा। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं थाईलैंड। समुद्र प्रहरी ने बैंकॉक में किया पोल्यूशन रिस्पांस टेबल टॉप अभ्यास। साझा चुनौतियों, विशेष रूप से समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए समुद्री विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रहरी ने 20 सितंबर 2023 को अपनी 4 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन बैंकॉक के क्लोंग टोई बंदरगाह पर एक व्यापक पोल्यूशन रिस्पांस टेबल टॉप अभ्यास का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में थाईलैंड के समुद्री परिवर्तन समन्वय केंद्र, सीमा शुल्क विभाग, समुद्री विभाग, रॉयल नेवी, मत्स्य पालन विभाग और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अभ्यास में ऐसा परिदृश्य भी शामिल था जिसमें भारतीय तटरक्षक के सहयोग से थाईलैंड की समुद्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया की आकस्मिक योजना तैयार करके उसका परीक्षण भी किया गया। इससे वास्तविक जीवन के तेल प्रदूषण परिदृश्यों के दौरान बाधा रहित सहयोग सुनिश्चित करते हुए सेवाओं के बीच ज्ञान को साझा करने और संवाद के माहौल को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त योग सत्र। इस अभ्यास ने भारतीय तटरक्षक की प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं और इस क्षेत्र के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। अभ्यास से पहले पोत के हेलो डेक पर एक संयुक्त योग सत्र का आयोजन भी किया गया जिसमें भारतीय दूतावास के अधिकारी और थाईलैंड MICC के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिभागियों को अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने और इसकी एकीकृत शक्ति एवं कई लाभों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। पुनीत सागर अभियान। अपनी यात्रा के दौरान पोत के चालक दल ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के कैडेटों और भारतीय दूतावास के प्रतिनिधियों के साथ पटाया बीच पर एक अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच समुद्र तट सफाई गतिविधि में हिस्सा लिया। यह पहल पुनीत सागर अभियान का एक हिस्सा है
जो स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ समुद्री तटों से प्लास्टिक और अन्य कचरा पदार्थों की साफ सफाई के लिए एनसीसी का एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी अभियान है। भारत आसियान पहल के अंतर्गत समुद्र प्रहरी की यह बैंकॉक यात्रा समुद्री क्षेत्र में भारतीय तटरक्षक और थाई MICC यानी थाई मैरीटाइम एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर विजन और भारत की G20 अध्यक्षता के विषय में वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के अनुरूप भारत को एक भरोसेमंद समुद्री भागीदार के रूप में देखे जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान में और बात करेंगे मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज बने बॉलर नंबर 1। एशिया कप 2023 फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ अपनी गेंदों से कहर बरपाने वाले मोहम्मद सिराज का ICC वनडे रैंकिंग में मैजिक चल गया और अपने असाधारण प्रदर्शन के दम पर सिराज नई जो ICC की रैंकिंग आई है पुरुषों की वनडे क्रिकेट में, उसमें टॉप पर पहुंच गए हैं। मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज हेजलवुड को रिप्लेस किया, यानी कि इस पोजीशन पर, टॉप पोजीशन पर पहले ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड थे। कोलंबो में श्रीलंका को 50 रन पर आउट करने वाले मोहम्मद सिराज के 21 रन देकर 6 विकेट ने उन्हें वनडे बॉलिंग रैंकिंग के चार्ट में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया। मोहम्मद सिराज की वनडे बॉलिंग रैंकिंग में वापसी हुई है, क्योंकि इसके पहले वो मार्च 2023 में भी दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज थे। दूसरी ओर एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए कुलदीप यादव को रैंकिंग में नुकसान हुआ है और 3 स्थान लुढ़क कर वो 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मोहम्मद सिराज ने एशिया कप 2023 में 12.2 के औसत से 10 विकेट लिए और इससे उन्हें नवीनतम रैंकिंग में 8 स्थान की छलांग लगाने और हेजलवुड, ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान और मिशेल स्टार्क से आगे निकलने में मदद मिल गई। ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में भी कई खिलाड़ियों को फायदा देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे वनडे में अब तक की अपनी सबसे विस्फोटक पारी खेली और सेंचुरियन में क्लासेन ने 209 के स्ट्राइक रेट से बनाए 174 रन ने दक्षिण अफ्रीका को 164 रन से जीत करने में मदद की थी। क्लासेन वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 20 स्थान ऊपर पहुंच गए और अब वो 9वें स्थान पर हैं। वहीं भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को भी एक स्थान का फायदा हुआ और वो 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के डेविड बनान न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार दिखे थे, जिससे उन्होंने 92 की औसत और 105 की स्ट्राइक रेट से 277 रन बनाए थे और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। अपने कैरियर की शुरुआत में ICC T20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले इस बल्लेबाज को वनडे रैंकिंग में भी काफी फायदा हुआ है और वो कैरियर बेस्ट 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। द ओवल में 182 रन की धमाकेदार पारी खेलकर वनडे में शानदार वापसी करने वाले मलान के हमवतन बेन स्टोक्स बल्लेबाजी रैंकिंग में 36वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही खबरों का एक संकलन लेकर फिर आएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।